सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं राधेश्याम यादव, राजधानी फाउंडर पचकोड़िया, जोमनेर, जयपुर से एग्रोनॉमी का अगले क्रॉप्स अपन लेके आए, रेशे वाली फसलें या फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स के बारे में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी फसल के कौन से भाग से अपन को रेशा प्राप्त होता है, फाइबर जो होता है वो फसल के किस भाग से अपन को प्राप्त होता है, उनके बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन तने से, कौन कौन सी फसलों के तने से रेशा प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है। इसमें जूट है, सनई है, मेस्टा है। जूट, सनई और मेस्टा, इनके तने से रेशा प्राप्त होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि फसल के किस भाग से रेशा प्राप्त होता है, जैसे जूट से किस भाग से रेशा प्राप्त होता है, तो तने से रेशा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तने से। जूट, सनई, मेस्टा, तने से रेशा प्राप्त होता है। फल से कपास, कपास के फल से रेशा प्राप्त होता है। कपास के फल से रेशा प्राप्त होता है। पत्तियों से, पत्तियों से में आता है सीसेल। कौन सा आता है फसल? सीसेल। कौन सी फसल आती है? सीसेल। जूट से आता है फ्लोएम से रेशा प्राप्त किया जाता है। जूट के फ्लोएम से, तना जो होता है तने का एक भाग होता है फ्लोएम, उससे प्राप्त किया जाता है तना से। और तने में भी अगर फ्लोएम जाइलम अलग अलग आ जाए तो फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से रेशा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन फाइबर क्रॉप्स देखते हैं। जो मेन अपनी फाइबर क्रॉप्स है वो है कपास, कॉटन। कौन सी है? कपास या कॉटन। अपनी पहली जो फाइबर क्रॉप्स है वो कपास या कॉटन। वानस्पतिक नाम होता है गोसिपियम स्पीसीज। बोटनिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज। बोटनिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज। कुल होता है मालवेसी। ध्यान रखना, कपास का कुल क्या होता है? मालवेसी। भिंडी का कुल भी क्या होता है? मालवेसी। भिंडी कपास मालवेसी। भिंडी कपास मालवेसी। फल होता है बोल। ज्यादातर बोल बोलते हैं, कई बार इसको कैप्सूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैप्सूल। सबसे ज्यादा बोलते हैं बोल। फल क्या होता है कपास का? बोल। ध्यान रखना, कपास का फल क्या होता है? बोल। पुष्पक्रम होता है स्क्वायर व के। स्क्वायर या के। पुष्पक्रम क्या होता है? स्क्वायर या के होता है। पुष्पक्रम क्या होता है? स्क्वायर या के। अंकुरण जर्मिनेशन होता है एपीजीएल। कपास में जर्मिनेशन कैसा होता है? एपीजीएल। उत्पत्ति की बात करें तो भारत। उत्पत्ति क्या है? भारतवर्ष। उत्पत्ति स्थल क्या है? भारतवर्ष। CICR, CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CICR कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। और निम्नवर्गीय फलों का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कपास क्या सफेद सोना या रेशों का राजा भी कहते हैं। ध्यान रखना, सफेद सोना किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। रेशों का राजा भी किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। रेशों का राजा किस फसल को कहा जाता है? कौन सी फसल को कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। कौन सी फसल को? कपास को। कपास भारत की सबसे पहली व्यावसायिक फसल है, यानी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए उगाई जाने वाली फसलों में कपास सबसे पहली फसल आती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विश्व में कपास के क्षेत्रफल व उत्पादन में चीन का, उत्पादन हो चाहे क्षेत्रफल हो, चीन का पहला और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। कपास दिवस निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी इसकी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डे न्यूट्रल प्लांट है। कौन सा? कपास। ये एक रेशे वाली आर्थिक महत्व की नकदी फसल है, नकदी फसलों में आती है। और एक रेशे वाली फसल है कौन सी? कपास, जिसके फल से रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास के लंबे रेशे को तो लिंट कहते हैं। कपास की जो रुई होती है, जिसको अपन रुई बोलते हैं, उसको लिंट कहते हैं। जबकि छोटे रेशे होते हैं उसको फज। जो बीज के ऊपर, बिनोले के ऊपर देखे होंगे आपने, रोए पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको तो क्या बोलते हैं? फज। जबकि इसका बड़ा रेशा क्या कहलाता है? लिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंट। तो लंबे रेशे को तो क्या कहते हैं? लिंट। और छोटे रेशे को क्या कहते हैं? फज। छोटे रेशे को क्या कहते हैं? फज। और लंबा रेशा क्या कहलाता है? लिंट। कपास का लंबा रेशा लिंट, छोटा रेशा फज के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक लंबा धागा कौन सी कपास का होता है? गोसिपियम बारबेंडस। सबसे लंबा धागा गोसिपियम बारबेंडेंस। किसका होता है? गोसिपियम बारबेंडेंस का। गोसिपियम बारबेडेंस को मिस्र की कपास की भी कहते हैं। कौन सी कपास? मिस्र की कपास के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोसिपियम बारबेडेंस को। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात, महाराष्ट्र। कई बार गुजरात पहले पे आ जाता है, कई बार महाराष्ट्र। अभी गुजरात है तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना,
कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भारत में देखा गया है। राजस्थान में अगर अपन कपास के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन और क्षेत्रफल में है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। कपास की एक बेल या एक गांठ का वजन 170 केजी होता है। एक बेल रेशे को बेल में मापा जाता है। एक बेल का वजन कितना होता है? इसका उत्पादन देखेंगे, रेशे का उत्पादन, तो वहां पर आएगा 1800 बेल। कितना आएगा? 1800 बेल या 1700 बेल या 1900 बेल। तो इसके हिसाब से एक बेल का वजन कितना होता है? जैसे अपने 1 क्विंटल का वजन कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। वैसे ही एक बेल का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम। कितना होता है एक बेल का? अगर वो कपास की बेल है, किसकी बेल है? कपास की, तो 170 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 170। ध्यान रखना, कपास की का वजन कितना होता है? 170। और जूट की का कितना होता है? 180। जूट की का कितना होता है? 180 किलोग्राम। जूट की का कितना होता है? 180 किलोग्राम। जबकि कपास का कितना होता है? 170। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। कपास की एक गांठ का वजन 170 और जूट की एक गांठ का वजन 180 किलोग्राम होता है। अगली मेस्टा जो रेशे वाली फसल है, उसके एक गांठ का वजन होता है 183 किलोग्राम। कई बुक्स में 181 किलोग्राम भी लिख रखा है। कितना लिख रखा है? 181। तो 181 से 183 किलोग्राम किसका होता है? मेस्टा की एक गांठ का वजन होता है। अगर मेस्टा की एक गांठ है तो 181 से 183 हो जाएगा। अगर जूट की है तो 180 हो जाएगा। कपास की है तो 170 किलोग्राम हो जाएगा। लोकल भाषा में या स्थानीय भाषा में इसको बणिया भी कहते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर इसको बणिया कहा जाता है। कपास का जो पौधा होता है उसको बणिया का पौधा के नाम से जाना जाता है। कपास को मूसला जड़ें पाई जाती है। कौन सी जड़ें पाई जाती है कपास में? मूसला जड़ें। ध्यान रखना, कपास में कौन सी जड़ें पाई जाती है? मूसला जड़ें पाई जाती है। रेशे की बारीकता या महीनता को किससे मापते हैं? माइक्रोनाइड से। किससे मापते हैं? माइक्रोनाइड से। किससे मापते हैं? माइक्रोनाइड से मापते हैं। किससे मापते हैं? रेशे की बारीकता या महीनता जो होती है उसको किससे मापते हैं? माइक्रोनाइड से मापते हैं। किससे मापते हैं? माइक्रोनाइड से मापते हैं। इसके अलावा रेशे की परिपक्वता, रेशे की परिपक्वता, इसका रेशा सेलुलोज का बना होता है। कपास का रेशा किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज की परिपक्वता या इसके रेशे की परिपक्वता किससे मापते हैं? एरिलोमीटर से। किससे मापते हैं? एरिलोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एरिलोमीटर से निर्धारित की जाती है, मापी जाती है। जबकि बारीकता किससे मापते हैं? माइक्रोनाइड से। सर्वाधिक बीटी कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बीटी कपास कहां पर उगाया जाता है या कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। कपास का रेशा सेलुलोज का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कपास का रेशा किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। यानी इसमें सेलुलोज होता है 90%, जबकि लिग्निन कितना होता है? 0.5%। लिग्निन कितना होता है? 0.5%। ऊर्ध्वाधर भूपृष्ठखंड यानी वर्टिकल टिलेज किस फसल से संबंधित है? वर्टिकल टिलेज, ऊर्ध्वाधर भूपृष्ठखंड किस फसल से संबंधित है? कपास से। किससे संबंधित है? कपास से। टोपिंग, टोपिंग जानते हैं कि शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं। शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं जिससे शाखाएं ज्यादा आती है, इसके लिए ऐसा किया जाता है। तो पौधा जब 80 से 90 दिन का हो जाए तो उसकी ऊपर की शाखाओं को तोड़ देते हैं। जैसे ये पौधा है, इसके ऊपरी भाग को तोड़ देते हैं। टोपिंग की क्रिया तंबाकू में भी की जाती है। इसके शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं जिससे शाखाएं ज्यादा आती हैं। शाखाएं ज्यादा आने से फल ज्यादा प्राप्त होते हैं। कपास में साइकोसिल रसायन का उपयोग इसके पर्णरंध्रों को बंद करने के लिए या असिंचित क्षेत्रों में किया जाता है ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि नहीं हो। यानी कपास में साइकोसिल रसायन का प्रयोग सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। ज्यादातर असिंचित क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कपास के बीज के ऊपर छोटे छोटे रोए या रेशे पाए जाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? फज। छोटा रेशा क्या कहलाता है? फज। और लंबा रेशा क्या कहलाता है? लिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंट कहलाता है। कपास एक द्विबीजपत्री पौधा है। ध्यान रखना, कपास किस में आएगा? द्विबीजपत्री में। कपास किस में आएगा? द्विबीजपत्री में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कपास कौन सा है? द्विबीजपत्री पौधा। कैसा है? द्विबीजपत्री। भारत में सर्वाधिक कपास अमेरिकन कपास उगाई जाती है। अगर कपास की बात करें भारत में उगाई जाने वाली की, तो अमेरिकन कपास सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जो नए विश्व की कपास है जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। कपास में तेल की मात्रा 15 से 25% होती है। कितनी होती है? 15 से 25%। कपास का जो बीज होते हैं, बिनोला होता है, उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? 15 से 25%। कितनी प्रतिशत होती है? 15 से 25%। इसकी खली, तेल निकालने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको क्या कहते हैं? खल कहते हैं। इसकी खल का प्रयोग खाद के लिए भी किया जाता है और साथ ही पशुओं को खिलाने के लिए भी किया जाता है। तो इसकी खली में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? 632। एनपीके की मात्रा कितनी होती है? 632।
कपास की खल में एनपीके 6, तो यानी नाइट्रोजन तो 6%, फास्फोरस 3% और पोटास 2%, यानी एनपीके कितना हो गया 632, कितना हो गया 632% पाया जाता है। कपास बहुधा परपरागित फसल है। कैसी फसल है? बहुधा परपरागित फसल है। कैसी फसल है? बहुधा परपरागित फसल है। परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? मधुमक्खियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मधुमक्खियों के द्वारा होती है। कपड़े उत्पादन का, यानी भारत में जितना कपड़ा बनाया जाता है उसमें 70% योगदान या 70% कपड़ा किसके रेशे से निर्मित है? कपास के रेशे से निर्मित है। किसके रेशे से निर्मित है? कपास के रेशे से निर्मित है। टर्मिनेट तकनीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टर्मिनेट तकनीक कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। सेट लाइन बुआई की विधि, कपास की बुआई की विधि है सेट लाइन बुआई की विधि, यह कपास से संबंधित है। सेट लाइन बुआई की विधि किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। कपास की फसल में मूंगफली की फसल ली जाती है। इसमें कपास में स्पेसिंग ज्यादा रखते हैं, तो जो बीच में खाली जगह होती है वहां पर मूंगफली की फसल बोई जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? सेट लाइन बुआई विधि कहते हैं। सेट लाइन सोविंग मेथड के नाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तंबाकू। ध्यान रखना, विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तंबाकू थी। कौन सी थी? तंबाकू। भारत में प्रथम और अंतिम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी? कपास। प्रथम कपास थी और अंतिम भी कौन सी? कपास थी। कपास की प्रथम जीन कौन सी थी? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। कौन कौन सी है? कपास की प्रथम जीन कौन सी? क्राई ए फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। कौन कौन सी? दोबारा देखना, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये फर्स्ट जीन है, प्रथम जीन है कपास की। मॉस्केटो कंपनी द्वारा एक बॉलवर्म, जो इसका प्रमुख कीट है, मॉस्केटो कंपनी द्वारा जो बॉलवर्म प्रतिरोधी जो किस्म है वो निकाली गई है बॉलगार्ड। यानी बॉलवर्म प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? बॉलगार्ड। कौन सी है? बॉलगार्ड। कौन सी है? बॉलगार्ड किस्म है। कौन सी किस्म है? बॉलगार्ड किस्म है। कौन सी है? बॉलगार्ड। बॉलवर्म जो कपास का प्रमुख कीट है बॉलवर्म, वो प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? बॉलगार्ड। कौन सी कंपनी ने निकाली है? मॉस्केटो। कौन सी? मॉस्केटो कंपनी ने। रिफ्यूज, बीटी कपास के चारों तरफ 15%, नॉन बीटी कपास लगाना। बीटी कपास के चारों तरफ 15% नॉन बीटी, यानी जो बीटी की फसल नहीं है, अन्य कपास है, उसको लगाना, जिससे बॉलवर्म का बीटी कपास के ऊपर प्रभाव नहीं हो। इसे बोलते हैं रिफ्यूज। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्यूज। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्यूज कहा जाता है। कपास के बिनोले को पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। किसके काम में लेते हैं? पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। तेल निकालने के काम में भी लेते हैं। तेल कितना होता है? 15 से 25% होता है। तेल निकालने के बाद में खली खाद के रूप में भी प्रयोग ली जाती है और पशुओं को खिलाने के लिए आहार के रूप में भी काम में ली जाती है। नेक्स्ट आता है, कपास में 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की शाखाएं पाई जाती है? 2 प्रकार की। सबसे पहले मोनोपोडियल, मुख्य तने का विकसित होना। मेन एक जो शाखा बनती है वो मुख्य तने का विकसित होना क्या कहलाता है? मोनोपोडियल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोपोडियल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोपोडियल कहलाता है। शुरुआत में वानस्पतिक वृद्धि हेतु मुख्य तने का विकसित होना है, क्या कहलाता है? मोनोपोडियल कहलाता है। सिम्पोडियल, आपने देखा होगा जैसे मुख्य तना बन गया उसके बाद में ये साइड वाली शाखाएं निकलती हैं, साइड वाली शाखाएं, इनको क्या बोलते हैं? सिम्पोडियल। क्या बोलते हैं इनको? सिम्पोडियल। ये कपास में प्रजनन के, यानी इन्हीं पे पुष्पन आएंगे, इन्हीं पे परागण की क्रिया सब इन्हीं में होगी। मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है, बहुधा परपरागित फसल है। तो ये साइड में जो प्रजनन की शाखाएं आती है, जिनमें पौधे साइड में आती है, इन्हें सिम्पोडियल कहते हैं। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? सिम्पोडियल। और ये मुख्य तना क्या कहलाएगा? मोनोपोडियल। क्या कहलाएगा? मोनोपोडियल। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्गीकरण कपास का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन। भारत में उगाई जाने वाली कपास को 2 भागों में बांटा है। मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। जिसे पुराने विश्व की कपास या देसी कपास भी कहते हैं। ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। इसका खंड हर्बेसी है। खंड क्या है इसका? हर्बेसी। इसकी 2 जातियां होती है। पुराने विश्व की कपास है, देसी कपास है, इसकी 2 जातियां होती है, गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम। गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम। ये पुराने विश्व की कपास या देसी कपास की जातियां हैं। कौन कौन सी? गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम।
सेकंड जो आता है वो आता है नए विश्व की कपास, जिसे अमेरिकन कपास भी कहते हैं। देसी कपास कहते हैं उसको तो पुराने विश्व वाली को, नए विश्व की कपास को अमेरिकन कपास कहते हैं। ये टेट्राप्लॉइड होती है, ध्यान रखना, ये कैसी होती है? टेट्राप्लॉइड। जबकि देसी कैसी थी? डिप्लॉइड। कैसी थी? डिप्लॉइड। ये टेट्राप्लॉइड होती है। गुणसूत्र संख्या होती है 52। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 52। इसका खंड होता है हिट्सुटा। खंड क्या होता है? हिट्सुटा। जबकि इसका क्या था? हर्बेसी। देसी का क्या था? हर्बेसी। जबकि अमेरिकन का खंड क्या है? हिट्सुटा। इसकी भी दो जातियां हैं, गोसिपियम हिट्सुटम और गोसिपियम बारबेंडस। गोसिपियम हिट्सुटम और गोसिपियम बारबेंडस। गोसिपियम बारबेंडस धागे की दृष्टि से सबसे अच्छा धागा या सबसे लंबा धागा कौन सी कपास का होता है? गोसिपियम बारबेंडस का होता है। कौन सी का होता है? गोसिपियम बारबेंडस का होता है। किसका होता है? गोसिपियम बारबेंडस का। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी क्लाइमेट की, जलवायु की, कि कौन सी जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। कौन सी की? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके जर्मिनेशन के लिए तापमान चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस। सीड के जर्मिनेशन के लिए तापमान कितना चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वानस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। फल पकते समय 27 से 32। फल के जिस समय पक रहे हो उस समय तापमान कितना चाहिए? 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए वार्षिक वर्षा कम से कम 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। दोबारा देखना एक बार क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय। कौन सी क्लाइमेट चाहिए? उष्ण कटिबंधीय। अंकुरण के लिए तापमान, जर्मिनेशन के लिए 16, वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27, वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27, फल पकते समय 27 से 32, फल पकते समय 27 से 32, और वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। बोल इसके फल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फल को बोलते हैं। तो फल खुलते समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, बोल खुलते समय फूल खिल रहे होते हैं, फल खिल रहे होते हैं, जिसमें वो डोडियाँ या गुल्लर जो होते हैं वो फट रहे होते हैं, उस समय तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। अपन सॉइल की बात करें तो काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। इस कारण काली मृदा को काली कपासी मृदा या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 8.5 के मध्य। पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से 8.5 के मध्य अच्छा रहता है कपास की खेती के लिए पीएच। अपन नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटियों की, उन्नत किस्मों की। कौन कौन सी उन्नत किस्में? तो ये भी वर्गीकरण के हिसाब से अलग अलग है। सबसे पहले देसी कपास की किस्में, जो पुराने विश्व की कपास थी उसकी किस्में कौन कौन सी है? लोहित। कौन सी है? लोहित। कौन सी है? लोहित। दिग्विजय। कौन सी है? दिग्विजय। लोहित, दिग्विजय, प्रताप कपि 1। प्रताप कपि 1 ये असिंचित क्षेत्रों के लिए है। कौन सी क्षेत्रों के लिए? असिंचित क्षेत्रों के लिए। गिरनार। कौन सी है? गिरनार। कौन सी है? गिरनार। G27, G27, G9 केले की किस्म है जो म्यूटेंट वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? म्यूटेंट या उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित है। G9 केले की किस्म है। G27 किसकी है? कपास की, देसी कपास की। G27। RG8, RG8, राज HD9, राज HD9, श्यामली। कौन सी है? श्यामली। इसके अलावा गंगानगर और LD 133 ये देसी कपास की किस्में हैं। दोबारा देखना एक बार, देसी कपास की किस्में कौन कौन सी है? लोहित है, दिग्विजय है, प्रताप कपि 1 है जो असिंचित क्षेत्रों के लिए है, गिरनार है, G27 है, RG8 है, राज HD9 है, श्यामली है, गंगानगर है, LD 133। एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। लोहित, दिग्विजय, प्रताप कपि 1, गिरनार, G27, RG8, राज HD9, श्यामली, गंगानगर, LD 133 ये इसकी देसी किस्में हैं। अमेरिकन किस्में, बीकानेरी नरमा। कौन सी है? बीकानेरी नरमा। प्रमुख, एक किस्म का नाम ही है प्रमुख। किसकी किस्म है? कपास की किस्म है। गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती, गंगानगर है अगेती। सुजाता, सुजाता गेहूं की किस्म भी है बारानी क्षेत्रों के लिए। गेहूं की किस्म भी है बारानी क्षेत्रों के लिए सुजाता। इसके अलावा अगली है सुविन। कौन सी है? सुविन। इसके अलावा RS 89 89, RS 2013, RST 875 और RST 9। दोबारा देखना एक बार, अमेरिकन कपास की, नए विश्व की कपास की कौन कौन सी किस्में? बीकानेरी नरमा, प्रमुख, गंगानगर अगेती, सुजाता, सुविन, RS 89, RS 2013, RST
R175 और RST 9, ये इसकी प्रमुख किस्में है अमेरिकन कपास की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी हाइब्रिड वेराइटियों की। हाइब्रिड वेराइटियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले हाइब्रिड वेराइटी है H4। कौन सी है? H4, जो सीटी पटेल ने 1970 में सूरत में विकसित की थी। सीटी पटेल ने सूरत में 1970 में कपास की पहली संकर किस्म कब विकसित की गई थी? 1970 में सीटी पटेल ने। H6 हाइब्रिड 6, H4 को हाइब्रिड 4 या संकर 4 भी लिख सकते हैं। H6 वारालक्ष्मी, ध्यान रखना संकर किस्म है वारालक्ष्मी। वारालक्ष्मी किस किस का संकरण है? गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम बारबेंडस, इन दो के संकरण से है वारालक्ष्मी। ध्यान रखना कपास की संकर किस्म है वारालक्ष्मी। ज्यादातर निम्न में से कपास की संकर किस्म है तो वहां पर वारालक्ष्मी ऑप्शन मिलेगा आपको ज्यादातर। कौन सा मिलेगा? वारालक्ष्मी। मरु विकास, जिसका दूसरा नाम है राज HH16। सूर्या MCU 5, जिसका धागा ज्यादा लंबा होता है। और धन लक्ष्मी, एक लक्ष्मी किस्म है। किसकी है लक्ष्मी किस्म? सरसों की। किसकी है? सरसों की। H4 अमेरिकन कपास की संकर किस्म है। H4 अमेरिकन कपास की संकर किस्म है, जिसे सीटी पटेल ने 1970 में सूरत में विकसित की थी। सीटी पटेल ने 1970 में सूरत में विकसित की थी। बीटी कपास की किस्में देख लेते हैं। कौन किसकी? बीटी कपास। भारत में सबसे ज्यादा बीटी कपास कहाँ पर उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर उगाया जाता है? महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तो बीटी कपास की किस्में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अंकुर। कौन सी है? अंकुर MECH4, MECH4, MECH4। RCH 138, RCH 138, MECH 162, MECH 162, MECH 162। दोबारा देखना एक बार बीटी कपास की। अंकुर MECH4, RCH 138 और MECH 162, ये बीटी कपास की किस्में हैं। किसकी किस्में? बीटी कपास की। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीड रेट। कौन से कपास की कितनी सीड रेट काम में लेते हैं? अमेरिकन कपास के लिए जो बीज दर काम में लेते हैं 15 से 17 किलोग्राम। कितने काम में लेते हैं? 15 से 17। अमेरिकन जो कि कपास होती है उसकी 15 से 17 किलोग्राम बीज काम में लिया जाता है। जबकि देसी किस्में होती है उनकी 12 से 15। लोहित दिग्विजय जो आपने देसी किस्में पढ़ी थी उनकी कितनी लेते हैं? 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संकर कपास की बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर कपास की बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। RST 9 जो इसकी किस्म है, इसकी बीज दर काम में लेते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी काम में लेते हैं? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसकी? RST 9। RST 9 की कितनी काम में लेते हैं? 20 से 25। दोबारा देखना सीड रेट। अमेरिकन किस्मों की कितनी है? 15 से 17 किलोग्राम। देसी की 12 से 15, संकर की 2.5 से 3 और RST 9 की कितनी है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीटी कपास की बीज दर देखें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसकी? बीटी कपास की बीज दर कितनी काम में लेते हैं? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। किसकी सीड रेट? बीटी कपास की। अपन देखते हैं बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट, किस प्रकार से इसका बीजोपचार किया जाता है। गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवर्म होता है, उसको नष्ट करने के लिए कपास के 40 किलो बीजों में, कितने किलो बीजों में? 40 किलो बीजों में एल्यूमिनियम फास्फाइड की एक गोली रख देते हैं। एक गोली रख देते हैं 40 किलो बीजों में। किसकी? एल्यूमिनियम फास्फाइड की। किसकी? एल्यूमिनियम फास्फाइड की। और 24 घंटे तक रख हवा रहित स्थान पर बंद कर देते हैं। कितने घंटे तक? 24 घंटे तक, क्योंकि एल्यूमिनियम फास्फाइड से गैस निकलेगी और गुलाबी सुंडी जो भी होगी वो नष्ट हो जाएगी। बीजों से रेशा हटाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बीज के ऊपर बिनोले के ऊपर आपने देखे होंगे छोटे छोटे रोए रेशे या फज पाया जाता है। उस फज सहित बिनोले की बुआई करना संभव नहीं है क्योंकि वो समूह में एक साथ चिपके रहते हैं। तो उस फज को अपन को हटाना होता है। तो उस फज को हटाने के लिए अपन को एस्ट्रोसोफोर से उपचारित करना होगा बीजों को। तो देखो कैसे करते हैं। फज को हटाना क्या हो जाएगा? डीफजिंग। लंबा रेशे को तो अपन पहले हटा लेते हैं लेकिन छोटे रेशे को बाद में हटाते हैं। तो रेशा हटाने की क्रिया क्या होती है? डीलिंटिंग। लिंट को हटाना डीलिंटिंग, फज को हटाना डीफजिंग। के लिए 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर, यानी 10 भाग तो क्या होना चाहिए? बीज होना चाहिए, कपास होना चाहिए। 1 भाग क्या होना चाहिए? एस्ट्रोसोफोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस्ट्रोसोफोर, गंधक का तेजाब होना चाहिए 1 भाग। और 10 भाग क्या होना चाहिए? कपास का बीज या बिनोला होना चाहिए। पर्याप्त रहता है। मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में बीज को डालकर गंध के तेजाब में डालते हैं और 1-2 मिनट तक उसमें लकड़ी से हिलाने के बाद में कपास के बीजों को निकाल लेते हैं, जिससे रेशा आसानी से अलग हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बुआई का समय, टाइम ऑफ सोविंग एंड मेथड, विधि। श्री गंगानगर क्षेत्र में देसी कपास की बुआई
का उपयुक्त समय है अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई का प्रथम सप्ताह। अप्रैल का प्रथम सप्ताह से मई का प्रथम सप्ताह। जो राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में जो कपास की बुआई करते हैं वो ज़्यादातर अप्रैल का प्रथम सप्ताह या फिर मई का प्रथम सप्ताह सबसे अच्छा समय होता है। अमेरिकन कपास की बुआई का समय 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अप्रैल से 15 मई तक आप अमेरिकन कपास की बुआई कर सकते हो। अब इसकी स्पेसिंग देख लेते हैं, कितना इसमें स्पेसिंग या अंतरण रखते हैं। अमेरिकन किस्मों में आर तो रखते हैं, यानी रो इंटू रो तो रखते हैं 60 से 90 सेंटीमीटर। कितना रखते हैं? 60 से 90। पी इंटू पी रखते हैं 30 से 45 सेंटीमीटर। पी इंटू पी कितना रखते हैं? 30 से 45 सेंटीमीटर। देसी किस्मों में आर इंटू आर 45 से 60 सेंटीमीटर। देसी किस्मों में आर इंटू आर 45 से 60 सेंटीमीटर और पी इंटू पी 30 सेंटीमीटर। पी इंटू पी कितना रखते हैं? 30 सेंटीमीटर। संकर किस्मों में देखें तो बीज आपने देखा था कम काम में लेते हैं, कितना काम में लेते हैं? 2.5 से 3 किलोग्राम। तो रो इंटू रो बढ़ जाएगी 150 सेंटीमीटर और पी इंटू पी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। कौन से में? संकर किस्मों में, संकर है कपास में। अब देखते हैं अंतराकृषि इंटरकल्चर, यानी जो भी इसमें खरपतवार होते हैं उनका किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई से पूर्व है फ्लूक्लोरिलीन, जिसका व्यापारिक नाम होता है बेसालिन। बेसालिन का प्रयोग हमेशा बुआई से पहले किया जाता है। प्रीसोविंग, ये हर्बिसाइड है, सागना चाहिए प्रीसोविंग। डाईयूरोन एलाक्लोर, एलाक्लोर का व्यापारिक नाम होता है लासो। क्या होता है? लासो। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दोगे तो कपास के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। किसके खरपतवार? कपास के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। कपास में कभी भी 2,4-D का खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसकी पत्तियां चौड़ी होती है। इसका 2,4-D का प्रभाव विषैला होगा इसके ऊपर। अगर इसका प्रयोग कर दिया 2,4-D का कपास में तो पत्तियां अंगुली नुमा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अंगुली नुमा हो जाती है। पत्तियां कैसी हो जाती है? अंगुली नुमा हो जाती है। अपन बात करते हैं कपास के रोगों की, डिजीज की। कौन कौन से रोग उसमें लगते हैं कपास की फसल में? तो सबसे पहला अपन रोग देखते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु अंगमारी या झुलसा रोग। बैक्टीरियल ब्लाइट। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिज वेराइटी मालवेसेरम नामक कवक जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु? जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिज वेराइटी मालवेसेरम नामक जीवाणु से ये रोग होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट। ये कपास का प्रमुख रोग है, ध्यान रखना। प्रमुख रोग कौन सा है? जीवाणु अंगमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट। कपास का प्रमुख रोग कौन सा है? बैक्टीरियल ब्लाइट, जो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिज वेराइटी मालवेसेरम नामक जीवाणु से होता है। इसे कपास की काली बूजा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली बूजा, क्योंकि जो साइड वाली जो शाखाएं होती है उनकी पत्तियां कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। इस कारण इसको काली बूजा रोग भी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जीवाणुनाशी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कौन सा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 0.1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दोबारा देख लेना कौन सा नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला रोग। अगला जो डिजीज है वो उक्टा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से, विल्ट कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? विल्ट। मेनकोजेब 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। जड़ें काली पड़ जाती है, उक्टा का या विल्ट का प्रमुख लक्षण है। जड़ गलन, कौन सा? जड़ गलन। बीजोपचार करें इसके नियंत्रण के लिए, यह भी कवक के द्वारा होता है। रोग ग्रसित खेतों से कपास की फसल नहीं लेनी चाहिए, यानी यहाँ पर इस रोग का प्रकोप हो वहाँ कपास की फसल नहीं लेनी चाहिए। इंसेक्ट की बात करते हैं अपन, कौन कौन से कीट इसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो कपास की अमेरिकन लट है, कपास में लगती है अमेरिकन कपास में। कपास की गुलाबी सुंडी है, जिसको एल्यूमिनियम फास्फाइड से अपने उपचारित किया था बीज को। धब्बेदार बुरी सुंडी है, फुदका है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी है, रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग ओटाई के समय ये कॉटन को या जो लिंट होता है, रेशा होता है, उसको लाल रंग का कर देता है। इस कारण इसका नाम ही रेड कॉटन बग पड़ गया। क्या पड़ गया? रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग कपास की रुई को ओटाई के समय, गिनिंग के समय लाल रंग का कर देता है। इस कारण इसको नाम क्या पड़ गया? रेड कॉटन बग। कपास की चुनाई, क्योंकि कपास के जो गुलर होते हैं, बोल होते हैं, फल होते हैं, वो एक साथ नहीं खिलते, जैसे जैसे खिलते हैं उनको अपन तोड़ते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं चुनाई। उसको क्या बोलते हैं? चुनाई। तो चुनाई का कार्य प्रातः 9 से 10 बजे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 9 बजे से पहले नहीं करनी है आपको। जो भी चुनाई करनी है, गुलर को तोड़ना है, बोल को तोड़ना है, वो 9 बजे से पहले नहीं करना। अब क्यों नहीं करना? क्योंकि उस समय ओस रहती है। क्या रहती है? ओस रहती है, नमी रहती है। इस कारण उस समय आपको 9 बजे से पहले या 10 बजे लगभग या 9 के बाद में आपको चुनाई करनी चाहिए।
कपास के बिनोले व रुई को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? ओटाई या गिनिंग के नाम से। यानी कपास का जो अपन ने बोल दो पौधे से तोड़ा है उसमें से उस लिंट को और बिनोले को अलग करने की क्रिया को अपन गिनिंग या ओटाई कहते हैं। उसको अलग करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? गिनिंग या ओटाई कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी उपज। कपास की औसत जो उपज होती है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और 30 से 35% रुई या लिंट प्राप्त हो जाता है। कितना प्रतिशत लिंट प्राप्त होता है? 30 से 35% रुई प्राप्त हो जाते हैं। कपास में बीज और रेशे का अनुपात कितना होता है? 2 भाग तो बीज और 1 भाग क्या होता है? रेशा। 2 भाग तो बीज प्राप्त होता है और 1 भाग क्या प्राप्त होता है? रेशा। ध्यान रखना 2:1। सबसे पहले बीज बाद में रेशा, यानी 2 भाग तो क्या प्राप्त होता है? बीज और 1 भाग क्या प्राप्त होता है? रेशा। यानी लिंट जो प्राप्त होता है या गिनिंग प्रतिशत जो प्राप्त होती है कितनी होती है? 30 से 35%। नेक्स्ट अपन देखते हैं कपास के गुण। अच्छी कपास के कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले अपन गुणों में देखते हैं रेशे की लंबाई। जिस कपास का रेशा जितना ज़्यादा लंबा होगा वह कपास उतनी ही अच्छी किस्म की मानी जाएगी। अधिक लंबे रेशे वाली कपास अच्छे गुणों वाली मानी जाती है। या औसतन जो रेशे की लंबाई 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 1.5 से 3 सेंटीमीटर। रुई का प्रतिशत गिनिंग परसेंटेज जिसको कहते हैं। कपास में रेशे वाले भाग को तो क्या बोलते हैं? रुई या लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंट। रुई को क्या बोलते हैं? लिंट। बिनोले को क्या बोलते हैं? बिनोले को बीज या कॉटन सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिनोले को कॉटन सीड कहा जाता है। फसल के उत्पादन को सीड कॉटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीड कॉटन। फसल उत्पादन को तो क्या कहा जाता है? सीड कॉटन। क्या कहा जाता है? सीड कॉटन। जबकि इसके बिनोले को क्या कहा जाता है? कॉटन सीड। बिनोला तो कॉटन सीड और फसल उत्पादन सीड कॉटन। ध्यान रखना बिनोला तो क्या कहलाएगा? कॉटन सीड। यानी किसका सीड है? कॉटन का सीड, कॉटन सीड। और फसल उत्पादन क्या बोलेंगे? सीड कॉटन। सीड पहले आएगा उत्पादन में, सीड कॉटन। कपास का रेशा व बिनोला को अलग करने की क्रिया को गिनिंग, ओटाई या जिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गिनिंग प्रतिशत। कैसे गिनिंग प्रतिशत निकाला जाता है? गिनिंग प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखो, लिंट की उपज ऊपर आएगी, लिंट की उपज यानी रेशे की उपज। नीचे आएगी बीज और लिंट दोनों की उपज जोड़ देनी है आपको और गुणा किससे करना है? 100 से। गुणा किससे करना है? 100 से। तो ये गिनिंग प्रतिशत आ जाएगा। कितना? क्या आ जाएगा? गिनिंग प्रतिशत। लिंट की उपज तो ऊपर लिखनी है और नीचे बीज और लिंट की उपज दोनों को जोड़ के लिखना है, गुणा 100। अब लिंट इंडेक्स कैसे ज्ञात करेंगे? 100 बीजों का वजन, इसको गुणा करना है आपको गिनिंग प्रतिशत से और बटा 100 माइनस गिनिंग प्रतिशत इंटू 100। इस प्रकार आपको लिंट इंडेक्स निकल जाएगी। देसी किस्मों में जो लिंट प्रतिशत होती है या जो गिनिंग प्रतिशत होती है वो 30 से 43% होती है। कितनी होती है? 30 से 43। अमेरिकन किस्मों में 30 से 35%। अमेरिकन किस्मों में कितनी होती है? 30 से 35%। संकर किस्मों में होती है 32 से 34। संकर किस्मों में कितनी होती है? 32 से 34% होती है। जबकि औसतन कितनी होती है? 30 से 35। औसतन कितनी होती है? 30 से 35। नेफिनेस। नेफिनेस रेशे की मोटाई। रेशे की मोटाई किससे नापते हैं? नेफिनेस। किससे? नेफिनेस। गोसीपोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नामक विषैला तत्व कपास के बिनोले में पाया जाता है। इसी कारण कपास की कई बार आपने देखा होगा बिनोले को डायरेक्ट अपन नहीं खिलाते पशु को। अगर खिलाओगे तो पशु उसे खाएगा भी नहीं। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसमें गोसीपोल है। देखा होगा बिनोले को पहले गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, उबालने के बाद में, क्योंकि उबालने से गोसीपोल की जो विषाक्तता होती है, जो जहरीलापन होता है वो कम हो जाता है। इस कारण उसको उबाल के खिलाया जाता है बिनोले को। कई बार देखोगा कपास की खल को भी पशु नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? अगर उसमें, क्योंकि उसमें क्या है? गोसीपोल है। क्या है? गोसीपोल। तो कपास की खल में आयरन सल्फेट मिलाया जाता है। गोसीपोल की विषाक्तता को दूर करने के लिए कपास की जो खल होती है उसमें, या बिनोले की जो खल होती है उसमें क्या मिलाया जाता है? आयरन सल्फेट। गोसीपोल की विषाक्तता या जहरीलेपन को दूर करने के लिए उसकी खल में क्या मिलाते हैं? आयरन सल्फेट मिलाते हैं। जबकि बिनोले की में इसकी जहरीलेपन को कम करने के लिए उसको उबाला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले तिरक। तिरक को तिराक भी बोलते हैं या तड़कना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तड़कना। गुल्लर परिपक्व होने से पहले ही तड़क जाते हैं, यानी फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। देखो, गांठ या बोल का परिपक्व होने से पहले ही फट जाना तिरक या तिराग या तड़कना कहलाता है। क्या कहलाता है? तड़कना कहलाता है। यह समस्या ज्यादातर सारीय मर्दाओं में होती है। कौन सी मर्दाओं में होती है? सारीय मर्दाओं में होती है। वहां पर नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वहां पर यह ज्यादातर देखा जाता है। लिटिल लीफ
पत्तियां छोटी रह जाती है, पत्तियां छोटी रह जाती है। विष विकार से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है और ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो ये अपने कपास की फसल कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, इसको सब्सक्राइब कीजिए।